सेल चैप्टर आपका दी यूनिट ऑफ लाइफ के स्टेटमेंट के साथ आता है। इसके बारे में बात करते हैं। यूनिट ऑफ लाइफ का क्या मतलब है? यूनिट का मतलब होता है सिंगल। तो सिंगल सेल यहाँ पर एक फंक्शन को परफॉर्म कर सकता है, उसे कहते हैं द यूनिट ऑफ लाइफ। दैट मीन्स अ सिंगल सेल कैन बी रिएक्ट एज अ लिविंग ऑर्गेनिज्म। इस तरह अगर हम सेल की डेफिनेशन को लेते हैं तो एक डेफिनेशन आती है कि बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ मीन्स जो बेस है लाइफ का वो सेल से शुरू होता है, सिंगल सेल से शुरू होता है। उसी के साथ एक और स्टेटमेंट आती है कि द स्ट्रक्चरल एंड फंडामेंटल फंक्शंस ऑफ यूनिट ऑफ लाइफ मीन्स ये पूरी डेफिनेशन है अ सेल इज अ स्ट्रक्चरल एंड फंडामेंटल बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, जिसमें ये बताते हैं कि a cell can perform any kind of function जो एक मल्टीसेलुलर बड़ा ऑर्गेनिज्म भी करता है और एक सिंगल सेल भी कर सकता है। एंड सेकंड थिंग इज a cell have proper functions and structures। स्ट्रक्चर्स भी फॉर्म होते हैं। अगर आप मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स के सेल को देखें, वहाँ भी साइटोप्लाज्म्स हैं, वहाँ भी जेनेटिक मटेरियल है। अगर आप नॉर्मल एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स को देखें तो वहाँ भी साइटोप्लाज्म है, वहाँ भी जेनेटिक मटेरियल है, वहाँ भी प्रोटीन सिंथेसिस होती है, वहाँ भी मेकिंग्स होती हैं, एक्सक्रीशंस होता है। ठीक है, कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती है, यूनिसेलुलर से मल्टीसेलुलर की तरफ बढ़ते हुए कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती है। आगे चलते हैं, हम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स की बात करते हैं। ऐसा सेल उसे लिविंग कहते हैं जो एक इंडिपेंडेंटली रिस्पॉन्स करता है लाइफ को। मीन्स वो अपनी लाइफ के सिस्टम को बताने के लिए किसी और बाहर की हेल्प नहीं लेगा, किसी और मीडियम की हेल्प नहीं लेगा। उसके अंदर के रिएक्शंस, जिन्हें हम मेटाबॉलिक रिएक्शंस कहते हैं, दे हैव द एबिलिटी टू फॉर्म लाइफ। एंड ना आगे एक वर्ड आता है एनसीईआरटी में, इनएनिमेट। एनिमेट वर्ड इज यूज्ड फॉर लिविंग, सो इनएनिमेट वर्ड इज यूज्ड फॉर नॉन लिविंग थिंग्स। तो नॉन लिविंग थिंग्स में एग्जाम्पल अगर हम देखें तो वायरसेस इसका एग्जाम्पल है। अब वायरसेस क्या है? वायरसेस को आप ना लिविंग सिस्टम में कंसीडर करते हो, ना ही नॉन लिविंग में करते हो। क्यों? उसे एक बॉर्डर लाइन में कहा जाता है। अब ये बॉर्डर लाइन का क्या मतलब है? जब वायरस नॉर्मल एनवायरनमेंट में होगा तो नॉर्मल एनवायरमेंटल की कंडीशन में वो नॉन लिविंग की तरह रिएक्ट करेगा, अपनी एक कोटिंग बना देगा, कवरिंग, जिसको कहेंगे स्पोर। इसीलिए कहेंगे कि एनवायरमेंटल कंडीशन में वो स्पोरिक फॉर्म में है, इनएक्टिव फॉर्म में है। अब ये स्पोरिक और इनएक्टिव फॉर्म क्या है? स्पोर फॉर्म ऐसी फॉर्म होती है जिसके कोई भी लिविंग थिंग अपने अराउंड ऐसी कवरिंग बनाता है जो एनवायरनमेंट की हार्श कंडीशन से अंदर के सॉफ्ट मटेरियल को बचाती है, उसे कहते हैं स्पोर। और वो इतनी ज़्यादा प्रोटेक्टिव होती हैं कि बाहर की हार्श कंडीशन उसे ब्रेक डाउन करके अंदर के मटेरियल को डैमेज नहीं कर पाती हैं। और जब अंदर का मटेरियल खुद जाता है उसे ब्रेक करना, तो उसके पास प्रॉपर एंजाइम्स होते हैं जो उस पूरी कंडीशन को कट डाउन करके बाहर आते हैं। अब क्या होता है? ये तो है एनवायरमेंटल कंडीशंस जहाँ पर वो स्पोरी फॉर्म में इनएक्टिव हो रहा है और रिस्पॉन्स कर रहा है, रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है। और जब वो किसी होस्ट मशीनरी के अंदर आता है, किसी लिविंग सिस्टम के अंदर आता है, उस टाइम में वो अपने आप को कन्वर्ट करता है इनटू लिविंग ऑर्गेनिजम्स और लिविंग ऑर्गेनिजम्स की तरह ही रिएक्ट करना शुरू कर देता है। इस टाइम में हम उसे एक लिविंग की तरह ट्रीट करते हैं। इसीलिए वायरस को बॉर्डर लाइन पे रखा है, क्योंकि वो अपनी दोनों कंडीशन में नॉन लिविंग की तरह भी और लिविंग की तरह भी, दोनों की तरह अपने आप रिएक्ट करता है। अब यहाँ पर नॉर्मल एग्जाम्पल लेते हैं कोविड-19। कहते थे कोविड-19 जो है वो 9 दिन तक किसी भी नॉन लिविंग सरफेस पे सर्वाइव कर सकता है। नॉन लिविंग सरफेस पे सर्वाइव करने का मतलब क्या है? वहाँ पे वो स्पोरिक फॉर्म में प्रेजेंट है, इनएक्टिव फॉर्म में प्रेजेंट है। बट जैसे ही उसको नेजल ओपनिंग्स मिल रही थी, आईज मिल रही थी, माउथ ओपनिंग मिल रही थी, कह रहे थे हाथ में आप मुँह बिना हाथ धोए टच मत करो, क्योंकि अगर हाथ में वायरस है, नॉन लिविंग है, उसको वॉश आउट करेंगे तो चला जाएगा। बट अगर वो नॉन लिविंग नहीं है, अगर वो हाथ में ही रह गया है, तो क्या होगा? जैसे उसे
ओपनिंग मिलेंगी, मशीनरी मिल गई लिविंग, होस्ट मिल गया, होस्ट पर्सन, और जैसे उसे वो मिल गया तो वो उसके बॉडी के अंदर गया और कन्वर्ट कर लिया अपने आप को लिविंग सिस्टम में, और लिविंग सिस्टम में वो उसके पास कैपेसिटी आ जाती है इन्फेक्ट करने की, और उसने प्रॉपरली फंक्शंस करने शुरू कर दिए और उन फंक्शंस ने प्रॉपर होस्ट की बॉडी को प्रॉब्लम्स देनी शुरू कर दी। ठीक है, इसके बाद आते हैं ऑन द बेसिस ऑफ नंबर, दो टाइप के सेलर आ जाते हैं और ऑर्गेनिज्म भी उसी टाइप में डिस्ट्रीब्यूटेड है। एक है यूनिसेलुलर, सेकंड है मल्टीसेलुलर। यूनिसेलुलर में ऐसी चीज जो यूनि का मतलब होता है सिंगल, ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो कंप्लीटली सिंगल सेल्ड है, सिंगल सेल से बने हुए हैं। फॉर एग्जांपल अमीबा मींस उनका जो स्ट्रक्चर है, उनका जो फंक्शन है, एक ही सेल से सारा काम चल रहा है। इस तरह के ऑर्गेनिजम्स को हम कहते हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। और दूसरी तरफ मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स, मल्टी का मतलब होता है मैनी, ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो मैनी सेल्स के बने हुए हैं। फॉर एग्जांपल ह्यूमन बींग्स, ऐसे ऑर्गेनिजम्स को हम बोलते हैं मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। इसे नोट डाउन कीजिएगा और फिर हम हिस्ट्री पोर्शन को स्टार्ट करते हैं। सेल की हिस्ट्री पे जाएं तो सेल को, डेड सेल को डिस्कवर किया था, डेड सेल इज डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट हुक in 1665 in कॉर्क सेल। ये क्वेश्चन आता है, डेड सेल को डिस्कवर किया था रॉबर्ट हुक ने 1665 में, किसमें? कॉर्क सेल में। कॉर्क सेल में उन्होंने ऑब्जर्व किया कि वहां पर हनी कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट है, हनी कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट है। अब हनी कॉम्ब क्या? कॉर्क सेल जो होता है प्लांट का बना है, प्लांट सेल में इस तरह के सेल आपको अक्सर मिल जाएंगे, और इस तरह के सेल को उन्होंने बोला हनी कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर, जो कंपार्टमेंट है, और इन कंपार्टमेंट को उन्होंने नाम दिया सेलुला। ठीक है, ये नेम दिया उन्होंने सेलुला। अब ये तो उन्होंने स्ट्रक्चर किए सेल की डिस्कवरी की, डेड सेल। इसके साथ ही ये सेलुला को आज हम सेल कहते हैं, टुडे वी कॉल इट सेल। तो जिसको आज हम सेल कहते हैं, उन्होंने उस टाइम पे उसको बोला था सेलुला। ठीक है, बट इसी के साथ साथ इन्होंने सेल वॉल को भी डिस्कवर किया, सेल वॉल भी डिस्कवर की थी इन्होंने। ठीक है, ये तो हो गया डेड सेल की बात। अब आती है लिविंग सेल की बात। लिविंग सेल किसने किया था? लिविंग सेल को डिस्कवर किया था एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक। एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक ने लिविंग सेल को डिस्कवर किया था। इसके बाद आते हैं न्यूक्लियस, किसने डिस्कवर किया? न्यूक्लियस
ब्राउन। ये नाम आपको याद रखने हैं। उसके बाद एक और चीज है आपके यहाँ, एक साइंटिस्ट है, इंडियन साइंटिस्ट है GN रामाचंद्रन। इनका नेम मेंशन है NCERT में। इन्होंने क्या किया था, ही प्रपोज्ड हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ कोलेजन फाइबर। कोलेजन फाइबर का हेलिकल स्ट्रक्चर दिया था इन्होंने। ये है आपके कुछ टर्म जो आपको हिस्ट्री में याद रखने हैं। इसके बाद आते हैं हम सेल की थ्योरी में। सेल की थ्योरी में मींस, देखो बेटा, सेल के लिए चीजें डिस्कवर होती चली गई, 1665 से होती चली गई। सेल थ्योरी बनी है 1839 में। तब तक चीजें बनती गई पर कोई इसको कोलैबोरेट नहीं कर रहा था, इसकी इंफॉर्मेशन को प्रॉपर्ली नहीं शो कर रहा था। तो क्या हुआ, सेल थ्योरी एक बनाई गई। अब सेल थ्योरी में क्या बना, एक साइंटिस्ट थे मैथियास क्लेडन, ठीक है, ये एक जर्मन बोटैनिस्ट थे, ठीक है। इन्होंने 1838 में बोटैनिस्ट थे तो इन्होंने दी प्लांट सेल थ्योरी, ठीक है। बोटैनिस्ट थे तो इन्होंने दी प्लांट सेल थ्योरी और इसमें ये लिखा कि ऑल सेल्स आर मेड अप ऑफ its activities product and called tissues in group में टिश्यूज कहा जाता है और एक्टिविटीज का प्रोडक्ट है, ठीक है। ये तो हो गई जब प्लांट कैटेगरी थी, बट अभी एनिमल की बची थी। उस फेज में क्या हुआ, एक और साइंटिस्ट थे थियोडोर सचुआन करके एक साइंटिस्ट थे जो थे आपके ब्रिटिश जूलॉजिस्ट। अब ये जूलॉजिस्ट थे तो इन्होंने दी एनिमल सेल थ्योरी। इन 1839 में इन्होंने क्या किया, एनिमल सेल थ्योरी दी। अब एनिमल सेल थ्योरी दी तो उसके चलते हुए इन्होंने कुछ बातों के बारे में बताया जो उस टाइम पर नहीं थी। इन्होंने क्या बताया कि सेल है outer covering named as plasma membrane, ठीक है। सेकेंड इन्होंने बताई बात, प्लांट हैव यूनिक फीचर कॉल्ड सेल वॉल, ठीक है। तो सेल वॉल के प्रॉपर बारे में कि प्लांट के पास वो है इन्होंने बता दिया। सेल वॉल डिस्कवर की रॉबर्ट ने, इन्होंने बता दिया था कि कोई आउटर कवरिंग है सेल वॉल, बट प्रॉपर्ली इन्होंने यहाँ पर उसे एक्सप्लेन किया। उसके बाद तीसरी चीज इन्होंने ये बताई कि ऑल सेल्स आर प्रोडक्ट ऑफ सेल्फ एंड इट्स सेलुलर एक्टिविटीज। मींस सेल में जितनी भी चीजें हो रही हैं
इन्होंने 39 में थ्योरी को डिपॉजिट किया। तो जब पढ़ा गया तो इन्होंने कहा कि एक दो फैक्टर्स को छोड़ के बाकी सब चीज़ें सिमिलर हैं। तो ऑर्गेनाइजेशन जहाँ इन्होंने अपनी चीज़ों को सबमिट करवाया था, उन्होंने फिर इन दोनों की थ्योरीज को मिलाकर एक थ्योरी बनाई जो थी यूनिवर्सल सेल थ्योरी। वो बनी 1839 में आफ्टर द सबमिशन ऑफ ब्रिटिश जूलॉजिस्ट एनिमल सेल थ्योरी। ठीक है, तो सेल थ्योरी मेरी 1839 में बनी है, बट अगर आपको अलग अलग पूछा जाएगा आप अलग अलग ईयर याद रखोगे। बोटेनिस्ट कौन थे, जूलॉजिस्ट कौन थे, ये याद रखोगे। बोटेनिस्ट कहाँ से थे, जूलॉजिस्ट कहाँ से थे, ये याद रखोगे। किस सन में किया ये याद रखोगे, और इन्होंने क्या कहा है ये भी याद रखना पड़ेगा। बार बार पढ़ेंगे याद हो ही जाएगा, इतना टफ कुछ भी नहीं है इसमें। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब हम पढ़ेंगे कि सेल थ्योरी में जो कमियां रह गई वो कैसे पूरी हुई। सेल थ्योरी में जो कमियां रह गई उसको 1855 में एक पर्सन थे रुडोल्फ विर्चो, इन्होंने क्या किया, इन्होंने मॉडिफाइड दी थीसिस ऑफ शिशुआन एंड स्क्लेन, और एक शॉर्ट टर्म में कह सकते हैं दैट ही मॉडिफाइड दी सेल थ्योरी। अब मॉडिफाई किया, मॉडिफाई मतलब क्या होता है, चीज को अकॉर्डिंगली बदला, मॉडिफिकेशन की। तो मॉडिफाई करके इन्होंने बनाई नहीं है, मॉडिफाई की है। तो मॉडिफाई में इन्होंने किया क्या, इन्होंने क्या किया, इन्होंने ये बताया दैट ऑल सेल्स arises from pre-existing cells। कि सेल जो है, पुराने सेल जो उनसे ही नए सेल बनते हैं। All cells arises from pre-existing cells means इन्होंने जो चीज यहाँ पर लैक थी कि सेल आ कहाँ से बने, इन्होंने उसके बारे में बता दिया कि all cells arises from pre-existing cells। और इन्होंने उस चीज को अपनी लैंग्वेज में लिखा था, और वो लैंग्वेज क्या थी, ओमनिस सेलुला ई सेल, जिसका मीनिंग यही होता है that all cells arises from pre-existing cells। इसे नोट डाउन कीजिए। ठीक है, तो इसके बाद सेल थ्योरी के पॉइंट्स लिखते हैं हम, जो बेसिक पॉइंट्स बोले गए हैं, जिसके बेस पे प्रॉपर्ली हमारी मॉडल सेल थ्योरी बनी है। मॉडल सेल थ्योरी को लिखते हैं कि
organisms are made up of cells and its product. ये पहला पॉइंट बना। अब दूसरा पॉइंट इज all cells arises from pre-existing cells। ठीक है। और थर्ड पॉइंट क्या बना, all cells are composed of total outcomes of cellular activities and cellular interactions। पहले दो पॉइंट समझाने की जरूरत है। इसमें देखिएगा कि जो भी सेल की चीज बन रही है, जो भी बॉडी का रिस्पॉन्स हो रहा है, मैं अभी बोल रही हूँ, मैं हाथ हिला रही हूँ, दीज आर ऑल द रिस्पॉन्स ऑफ माय सेलुलर एक्टिविटीज। सेल की जो एक्टिविटीज हो रही है और सेल के अंदर जो इंटरेक्शन हो रही है उसका आउटकम है, यही इसमें बताया गया था। यहाँ आपकी सेल थ्योरी फिनिश होगी। नोट डाउन कीजिए। आगे हम करते हैं ओवरव्यू ऑफ सेल। सेल का ओवरव्यू करेंगे तो हम पढ़ेंगे टिपिकल प्लांट सेल के बारे में, टिपिकल प्लांट सेल और टिपिकल एनिमल सेल के बारे में। अगर आपने स्कूल में एक्सपेरिमेंट किए होंगे अनियन पील को लेकर, तो आपने टिपिकल प्लांट सेल को वहां देखा होगा। उसमें आपने क्या चीज ऑब्जर्व की होगी, उसमें आपने देखा होगा बाहर एक कवरिंग है सेल के, उसके अंदर एक कवरिंग है, और उसके अंदर है न्यूक्लियस। ये ऑब्जर्वेशन होगी, ये होगी सेल मेम्ब्रेन और ये होगी सेल वॉल। ये होगा हमारे टिपिकल प्लांट सेल की ऑब्जर्वेशन एंड स्ट्रक्चर। बट अगर आपने एनिमल सेल को देखा होगा तो वहां पर चीफ सेल का एक्सपेरिमेंट किया होगा, नहीं तो करेंगे आप, जिसमें आप ऑब्जर्व करेंगे कि एक आउटर कवरिंग है दैट इज सेल मेम्ब्रेन और उसके अंदर एक जेनेटिक मटेरियल कंपोज सेल है दैट इज न्यूक्लियस। तो आपको यहाँ पर ये पता चल रहा है कि एनिमल और प्लांट सेल में डिफरेंस है कि एनिमल सेल के पास सिर्फ एक कवरिंग है न्यूक्लियस के बाहर दैट इज सेल मेम्ब्रेन, बट प्लांट सेल के पास दो कवरिंग है, एक सेल मेम्ब्रेन है और एक सेल वॉल है। अब प्लांट सेल को सेल वॉल की क्यों जरूरत पड़ती है? इन कंपैरिजन ऑफ एनिमल्स, प्लांट्स जो है वो मूव नहीं कर सकते, उन्हें ज़्यादा हार्श कंडीशंस में अपने आप को सर्वाइव करना होता है, जिससे उनके जीन्स के फैक्टर में ही यही आ गया है कि उनके पास एक प्रोटेक्टिव आउटर लेयर होगी दैट इज योर सेल वॉल। क्लियर दिस? आगे बढ़ते हैं जी।
आगे बढ़ते हुए हम अब ऑन द बेसिस ऑफ न्यूक्लियस हम सेल को पढ़ेंगे। ऑन द बेसिस ऑफ न्यूक्लियस हम सेल को पढ़ेंगे। ऑन द बेसिस ऑफ न्यूक्लियस सेल को पढ़ा जाएगा। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ न्यूक्लियस सेल जो है टू टाइप्स के हैं। वन इज प्रोकैरियोट्स and second one is eukaryotes। ठीक है, अब 9th क्लास में भी इसके बारे में पढ़ ही चुके हैं। प्रो का मतलब होता है पहले या प्रायर, कैरियो का मतलब होता है न्यूक्लियस। सो यहाँ पर वो ऑर्गेनिजम्स which does not have proper bounded nucleus। न्यूक्लियस बनने से पहले के ऑर्गेनिजम्स, देखो हर चीज कॉम्प्लेक्सिटी की तरफ बढ़ी है। पहले सिंपल थे, ये भी सिंपल थे, ये कॉम्प्लेक्स बने तो यूकेरियोट्स बन गए। तो यहाँ पर ऑर्गेनिज्म जिनके पास प्रॉपर बाउंडेड न्यूक्लियस नहीं है, जिनके ऑर्गेनलीज भी स्कैटर्ड फॉर्म में है इन साइटोप्लाज्म, ऐसे ऑर्गेनिजम्स को प्रोकैरियोट्स कहते हैं। बट यू का मतलब ले लीजिएगा इवॉल्व, और कैरियर वर्ड फिर से है न्यूक्लियस। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनमें न्यूक्लियस इवॉल्व हो चुका है, ठीक है, ऐसे ऑर्गेनिजम्स which have proper bounded nucleus plus organelles, उनको कहते हैं यूकैरियोट्स। तो ये सिंपल ऑर्गेनिजम्स में आप देखोगे बैक्टीरिया हो गया फॉर एग्जांपल, फिर यूकैरियोट्स में ह्यूमन बींग्स हो गए, प्लांट सेल्स हो गए, ये सब देखोगे जिनके पास प्रॉपर आप न्यूक्लियस बना दो, प्रॉपर आप हर ऑर्गेनलीज का डायग्राम बना दो। बट इस केस में क्या करते हो आप, वहां पर सिर्फ स्कैटर्ड फॉर्म में सब कुछ रखते हैं, इवन न्यूक्लियस भी आपका बाउंडेड नहीं होता, वो भी बिखरा हुआ होता है। इस तरह की अगर आपको अपीयरेंस मिलती है तो वो हो गए प्रोकैरियोट्स, अगर आपको इस तरह बाउंडेड अपीयरेंस मिलती है वो हो गए यूकैरियोट्स। हम प्रॉपर प्रोकैरियोट्स को पहले पढ़ेंगे, इसके हर एक ऑर्गेनलीज को पढ़ेंगे, फिर उसके बाद हम यूकैरियोट्स को पढ़ेंगे और प्रॉपर इसके ऑर्गेनलीज को पढ़ना जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं, फिर लास्ट क्लास में हम नेक्स्ट क्लास में हम प्रॉपर प्रोकैरियोट्स को शुरू करेंगे। यहाँ हम पढ़ते हैं कॉमन थिंग्स बिटवीन प्रोकैरियोटिक सेल and eukaryotic cells। प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल में कॉमन क्या है, डिफरेंस हम पढ़ेंगे, कॉमन चीज पढ़ते हैं। सबसे पहले तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन, दूसरे नंबर पे आ गया साइटोप्लाज्म, तीसरे नंबर पे आ गया राइबोसोम। ये तीन चीजें
हैं जो आप प्रोकैरियोट में भी देखोगे, यूकैरियोट में भी देखोगे, मतलब कि चीजें नॉर्मल से एडवांस में जाते जाते कुछ भी फर्क नहीं पड़ा। ठीक है, इसके साथ आप कुछ वेरिएशंस को पढ़ोगे। जो सेल साइज है प्रोकैरियोट में बहुत वेरी करता है, बहुत वेरी करता है। तो इस वेरी करने में हम कुछ एक साइजेस को पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे माइकोप्लाज्मा को। माइकोप्लाज्मा का साइज है 0.3 माइक्रोमीटर। इसी के साथ ये स्मॉलेस्ट ऑर्गेनिज्म है। बट वही पीपीएल को ले लो तो इसका साइज है 0.1 माइक्रोमीटर। अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी इसको स्मॉलेस्ट लिखा गया है। ठीक है, इसके बाद अगर आप टिपिकल बैक्टीरियल सेल का साइज देखें, टिपिकल बैक्टीरियल सेल का साइज देखें तो वो है आपका 1 to 2 माइक्रोमीटर अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी। और अगर आप एवरेज बैक्टीरियल सेल का साइज देखें तो वो है 3 to 5 माइक्रोमीटर। अगर आप आरबीसी का साइज देखें तो वो है 7 माइक्रोमीटर। ये कुछ पॉइंट आपको याद रखने हैं। अगर आप वायरस का साइज देखते हैं तो वो है आपका 0.2 माइक्रोमीटर टू 0.2 माइक्रोमीटर। ठीक है, और अगर आप देखते हैं यूकैरियोटिक सेल का साइज तो वो आपको 10 to 20 माइक्रोमीटर। ठीक है, इसके साथ अगर आप लार्जेस्ट सेल को देखेंगे, लार्जेस्ट सेल, तो लार्जेस्ट सेल है आपका ऑस्ट्रिच है। और अगर आप लॉन्गेस्ट सेल को देखेंगे तो लॉन्गेस्ट सेल आपका है नर्व सेल। ये कुछ चीजें आपको याद करनी है, रट लेनी है कि किसका क्या साइज है। क्लियर?